हमेशा पहाड़ के ऊपर ही रहे और वहीं पे ये खेती बाड़ी करते थे। एक पहाड़ मैक्सिमम 2 साल तक ही रहते थे, आज भी रहते हैं। खेती बाड़ी किया, उसको जूम खेती के नाम से ये लोग करते थे और खास करके एक बरबट्टी फसल होती थी जिसको सिर्फ पहाड़िया लोग ही उपजाते थे और फिर 2 साल के बाद उस पहाड़ को छोड़ के दूसरे पहाड़ पे शिफ्ट हो जाते। जब ट्राइबल्स यहाँ आए, संथाल जब यहाँ आए, तो दोनों में एक विरोधाभास था। उनकी जो संस्कृति थी, उनका जो रहन सहन था, उनका जो सामाजिक व्यवस्था था, वो संथाल के सामाजिक व्यवस्था से विभिन्न थे, आज भी है। संथाल प्लेन में रहते थे और फिर गैर आदिवासियों के साथ कालांतर में एक समन्वय स्थापित हुआ और वो काफी मिक्सअप कर गए गैर आदिवासियों के साथ। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये होता है जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को अडॉप्ट करती है, अपनाती है, तो उसके रस्म रिवाज को वो अडॉप्ट करती है। संसार के ऐसे भी बहुत सारे रस्म रिवाज हैं जिसको गैर संथालियों ने अडॉप्ट किया। आज भी उस पर्व को गैर संथाली भी मनाते हैं। संथाल में भी जो रस्म रिवाज गैर संथालियों के थे उसको उन्होंने अडॉप्ट किया। आज वो लोग भी उसको उसी शिद्दत से मनाते हैं। आजादी के संघर्ष में पहाड़िया लोगों का आंदोलन, उसके बारे में तो डिटेल आप लोगों ने सुना जाना। अब वो आंदोलन चला जिससे अंग्रेज थोड़े परेशान हुए और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई करने के बजाय उसको मेन स्ट्रीम में लाने के उद्देश्य से ही संथालों को यहां बसाया गया। और संथाल में उसमें फ्रीडम मूवमेंट के समय कुछ ऐसे आदिवासी नेता हुए जिन्होंने उस फ्रीडम मूवमेंट से आदिवासी समाज को जोड़ा। वो चाहे बिरसा मुंडा हो या तिलका मांझी हो या सिद्धू कानू हो, उनका आंदोलन बहुत पहले हुआ था। रिवॉल्यूशनरी टाइप का वो आंदोलन था। लेकिन महात्मा गांधी का जब शुरू हुआ आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, उस समय हमारे यहाँ संथाल परिणाम में कुछ ऐसे नेता हुए जिन्होंने उस आदिवासी समाज को मोटिवेट किया। उसमें लाल हेम्ब्रम थे, टैंका मुर्मू थे, पृथ्वीचंद किस्कू थे। ये एक ऐसा इन लोगों का व्यक्तित्व था कि आदिवासी समाज में तो ये पॉपुलर थे, गैर आदिवासी समाज का भी इनका उतना ही सहयोग और आदर और सम्मान मिलता था। तो ये एक माध्यम, ये रिवॉल्यूशन जो आजादी का संघर्ष का चला, वो एक जबरदस्त लिंक का काम किया। आदिवासियों को गैर आदिवासियों से जोड़ने एक प्लेटफॉर्म दिया। और दूसरी तरफ उसी आदिवासी संथाल समाज में कुछ ऐसे विद्वान भी हुए जो लिटरेचर के प्रति उनका समर्पण था। आप लोगों ने जितने विद्वान लोग बैठे हुए हैं, भागवत मुर्मू का नाम सुना होगा। हमारे यहाँ से पहले पद्मश्री थे, उनको पद्मश्री मिला। और भागवत मुर्मू ने
पूरे गीता का अनुवाद संथाली भाषा में, जो अद्भुत। ऐसे भी लोग हमारे ट्राइबल समाज में। अब जब आप उस पर रिसर्च करते हैं, जब आप शोध करते हैं, तो बिल्कुल निस्वार्थ, निष्काम और अपने आप को सबों से अलग करके अगर आप करेंगे, तभी वो सही निष्कर्ष पे आप पहुंचेंगे। और वो दस्तावेज जो तैयार होगा, जो आने वाले पीढ़ी को प्रभावित करेगा, वो अगर राजनीतिक सियाही से अगर आप लिखेंगे ऐसे दस्तावेज को, तो वो फिर प्रदूषित कर देगा पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को। इसलिए ये अनुरोध आप समस्त विद्वानों से मेरा है कि इस चीज को ध्यान में रखें। और इस बात के लिए अंग्रेजों में लाख बुराई भी हो, लेकिन अंग्रेज ने जब इतिहास लिखा तो उसने ईमानदारी से लिखा। हमने देखा भी, पढ़ा भी है कि पंजाब में जालियांवाला बाग का इतना बड़ा नरसंहार हुआ, लेकिन जनरल डायर के बारे में ब्रिटिशर्स ने भी वो सच्ची घटना को उद्धृत किया। उसमें कहीं जनरल डायर को बचाने की चेष्टा नहीं। तो जब आप इतिहास लिखते हैं, जब आप कोई एक दस्तावेज तैयार करते हैं, तो वो दस्तावेज भी उतना ही निष्पक्ष और निष्कलंक होना चाहिए। अभी हमारे देश में काफी वर्षों से चर्चा चल रही है कि जो हमारा इतिहास आजादी के बाद लिखा गया है, वो सही नहीं लिखा गया। वो बिल्कुल सही है। उसमें 2-3 विद्वान, रमल ठाकुर और ये लोग आज भी जिंदा है, लेकिन क्या वो सही इतिहास लिखा गया है? क्या हमारी संस्कृति के बारे में, जो देश में आजादी से लेके अभी तक की जितनी लड़ाइयां हुई है, जो राजनीतिक उथल पुथल हुआ है, क्या उसका वो सही दस्तावेज आजादी के बाद में जिन लोगों पर जो जिम्मेवारी दी गई थी वो लिखा गया? आज जरूरत है कि उन गलतियों का सुधार जितना जल्दी से जल्दी हो सके और हमारा इतिहास बिल्कुल निष्पक्ष हो। क्योंकि आज जो आप लिख रहे हैं, वो आज अपने लिए नहीं लिख रहे हैं। आज वही दस्तावेज आने वाले पीढ़ियों के लिए वो एक गाइडलाइन का काम करेगा। वो समझेगा कि ऐसा ही समाज था। इसलिए मेरा ये आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है, रिसर्च के लिए आपके पास बहुत मैटर है, लेकिन अभी भी ट्राइबल्स के इसमें काम करने का बहुत दायरा ऐसा छूटा हुआ है। वो अभी एक महिला प्रोफेसर थी, वो बोल रही थी क्रिश्चियन मिशनरी के बारे में कि उन लोगों की वजह से एजुकेशन का विस्तार हुआ और हम लोग आज यहाँ हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो सबसे पहले हमारी अपनी भाषा को समाप्त करने के लिए जो तरीका अपनाया गया और किस प्रकार अंग्रेजी भाषा को हमारे ऊपर डाला गया, ये उदाहरण भी हमारे सामने है। लेकिन भाषा आप जितना जान सकते हैं, भाषा से कोई विवाद नहीं, वो तो आपके व्यक्तित्व को निखारता है। जितनी भाषाएं आप जान सकते हैं। अंग्रेजों ने ट्राइबल्स एरिया में प्रवेश करने के लिए 2 माध्यम चुना, एक शिक्षा का और एक हेल्थ का। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं उनका।
शिक्षा के माध्यम से शिक्षा का प्रसार प्रसार। लेकिन मैं और भी विनम्रता से उनको नमन करता हूं कि यदि इतना धर्मांतरण की बात वो नहीं किए रहते। आज स्थिति ये है कि ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम कैसे शिक्षा हासिल करें। सरकार जो हमें सुविधा दे रही है वहाँ पे हम शिक्षा हासिल करें, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में शिक्षा हासिल करें। इन सारी चीज़ों को एक सामाजिक परिवेश में समझने की ज़रूरत है। और मैं आज ये बात कहूँगा कि हमारे आदिवासी भाइयों के बीच में शिक्षा का प्रचार करना बहुत ही जरूरी है। बहुत बड़ी आबादी आदिवासियों की ऐसी है जहाँ शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ। आज भी चाहे वो सरकार हो, चाहे विभिन्न इंस्टीट्यूशन हो, वो आदिवासी भाइयों को शिक्षित करने की एक योजनाबद्ध चरणबद्ध चलाए ताकि वो शिक्षित हो सके। और जब वो शिक्षित हो जाएंगे तो वो फिर अपना भविष्य, अपना रास्ता वो खुद चुनने के लिए वो सक्षम हो जाएंगे। आज अशिक्षा के वजह से उनका एक्सप्लॉयटेशन आज भी होगा। इसलिए मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, सरकार से भी आग्रह करूंगा कि शिक्षा में इतना खर्च होता है, लेकिन ऐसे कभी पूरे 60% एरियाज ऐसे हैं जहाँ सरकारी क्रिश्चियन मिशनरी काम कर रही है। वहाँ तो स्कूल्स हैं, वहाँ तो शिक्षा मिल जाती है, लेकिन 60% आबादी हमारे आदिवासी भाइयों को आज भी शिक्षा से उतनी वंचित रहना पड़ रहा है। आज के इस युग में अगर हमारा कोई भाई, कोई समाज अगर पिछड़ा है तो इसकी जवाबदेही जो ज्यादा आबादी, बहु आबादी वाले जो लोग हैं उनकी जिम्मेवारी भी होती है कि वो इस एरिया में काम करें और उनको शिक्षित करें। दूसरी बात, मॉडर्नाइजेशन के इस माहौल में हम इस चीज को भी देखें कि आदिवासियों का जो अपना कल्चर है, जो उनका अपना रहन सहन है, वो प्रभावित न हो। वो अपने कल्चर में रहते हुए आगे जितनी बढ़ सकते हैं उसकी सुविधा हम कैसे प्रदान कर सकते हैं, सरकार कैसे कर सकती है, शैक्षिक संस्थाएं कैसे कर सकती है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी एक सेमिनार होना चाहिए। और ये सेमिनार मैं समझता हूँ कि भारत जोड़ो आंदोलन जो हमारा एक तरफ चल रहा है उससे ज्यादा सार्थक आंदोलन ये ऐसा सेमिनार है भाइयों को भी जो उनकी असुविधा है उस तरफ भी। और ऐसे बहुत हमारे आदिवासियों में लोग, अनाम लोग छुपे हुए हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया, लेकिन आज वो उपेक्षित है, कोई नहीं जानता। हमें उस तरफ भी ध्यान जाना चाहिए। और एक जो प्राइमरी या अपर प्राइमरी ग्रेड के जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें आदिवासी के इस योगदान की वो एक चैप्टर जरूर बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि वो भी समझ सके कि वो आदिवासी हमसे अलग नहीं है, वो हमारे ही समाज के एक अंग है। और आदिवासी कल्चर हजारों वर्षों का कल्चर है। मुझे बताया गया कि संथाली भाषा के 7 शब्द ऋग्वेद में पाए गए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसी संस्कृति
जो वर्षों से हमसे जुड़ी हुई है वो हमसे अलग नहीं है। हम राजनीतिक चश्मे से उनको अलग करके देखना चाहते हैं, अलग करके रखना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा अच्छा है। हम उसको एक ही समाज में, एक ही परिवार के रूप में देखें तो वो और आगे बढ़ेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो ऑर्गेनाइजर हैं इससे उन तमाम लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस अवसर को मुझे बुलाया, मुझे करने का मौका दिया। और मैं समझता हूँ